अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ अपनी मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट्स के वेव्स को ड्रॉ करें, वेव डायग्राम को देखें, तो हमारे इस वेव डायग्राम में हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रही है वैसे वैसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। अब अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करने के लिए हमें दो तरीका है अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि करंट को मेज़र किया जाए किस चीज़ को, तो हम कहेंगे मेज़रमेंट ऑफ करंट कैन बी डन बाय टू मेथड। मेजरमेंट ऑफ करंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, वन बाय कंपोनेंट मेथड एंड सेकंड बाय इफेक्ट मेथड। तो हम करंट को मेज़र करने के लिए दो तरीके का यूज़ करते हैं, वन इज़ बाय कंपोनेंट मेथड एंड अदर इज़ बाय इफेक्ट मेथड। तो अगर देखा जाए तो कंपोनेंट मेथड और इफेक्ट मेथड में कैसे कैसे अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेज़र द वैल्यू ऑफ करंट यूजिंग कंपोनेंट मेथड एंड इफेक्ट मेथड। तो अगर देखा जाए बच्चों तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में एक हमने सर्किट बनाया है, लेट दिस इज़ अ सर्किट, हेयर there will be some load which is in the form of any equipment which is connected in the electric circuit, और उसके थ्रू हम लोग एक सोर्स लगा दें। तो सोर्स हमारा दो तरीके का हो सकता है। हम लोगों ने ये जाना है कि इधर वो सोर्स एसी का होगा, अगर वो एसी का सोर्स हुआ तो उसका वेव फॉर्म इस तरह का बनेगा, जो लोड से करंट पास होगी उस करंट को हम लोग देख सकते हैं, इफ़ इट ऑफर सम रेजिस्टेंस द लोड विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, so the value of voltage will be given as V is equals to V naught sin omega t से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखेंगे क्या कि इस रेजिस्टेंस के पास किसी टाइम में करंट मैक्सिमम होगा, किसी टाइम में करंट मिनिमम होगा, फिर करंट मैक्सिमम होगा, फिर करंट मिनिमम होगा। तो मिनिमम मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो हम देखेंगे उस लोड के पास करंट की वैल्यू इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी और ज़ीरो भी होगी। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग जो वेवफॉर्म पा रहे हैं वो ऐसा पा रहे हैं। नाउ अब अगर हम उसी लोड से, उस लोड को जो सर्किट हमने ऊपर बना रखी है, उस सर्किट में अगर हम एसी सोर्स के जगह पे डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें, तो जब हम डीसी सोर्स लगाएंगे तो हम देखेंगे इट विल सप्लाई अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट। जो करंट इससे पास होगा वो करंट कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं कि द डायग्राम ऑफ करंट, वेव इक्वेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी करंट विल बी गिवन हियर। तो हम डीसी करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे लोड से हमारी कांस्टेंट सप्लाई पास होगी एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट एज द टाइम पासेस, बट हेयर द वैल्यू चेंजेस विथ टाइम। टाइम चेंज होगा, हम देखेंगे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू विल बी 0, एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T द वैल्यू विल बी 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t/2 द वैल्यू इज 0, एट t/4 it will be maximum, at 3t/4 it will be maximum but in opposite direction। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, बट इन डीसी द वैल्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट। अब हम कहेंगे इन दोनों इक्वेशन में अगर करंट को कैलकुलेट करना चाहे तो हमको करंट कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे I इज इक्वल्स टू Q/T। तो Q/T का यूज़ करके हम करंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नाउ अब अगर और जनरल हम जाएं, अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो करंट को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है NeAVD। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस लोड वेदर इट इज़ AC और DC। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग I इज इक्वल्स टू Q/T या I इज इक्वल्स टू NeAVD का यूज़ करके कैलकुलेट कर रहे हैं करंट को, वो करंट का कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कितने पास हो रहे हैं इसको कैलकुलेट करना हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे हम देखें, टू कैलकुलेट करंट वी रिक्वायर्ड कंपोनेंट विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, charge of electron, area of cross section and drift velocity. So to calculate current using the formula of NEAVD, this method is considered to be component method. So component method में current को कैसे calculate किया जाता है? NEAVD. और हम कहेंगे this method is not practically possible. क्यों possible नहीं है? क्योंकि इस मेथड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। अब अगर हमें करंट को कैलकुलेट करना हो तो करंट को कैसे फिर कैलकुलेट करें? हमारे पास प्रैक्टिकली जो इक्वेशन है उसके फॉर्म में तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि करंट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और तरीका है, एंड दैट मेथड इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्ट मेथड। कि हम करंट के इफेक्ट को देख लें कि जो भी हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सर्किट से करंट पास हो रही है, वो किस तरह का इफेक्ट क्रिएट करती है। तो हम लोग अभी पीछे की क्लासेस में 10th में हम इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ के रखे हुए हैं, और वो इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम कहेंगे पहला इफेक्ट हम लोगों ने करंट का पढ़ रखा है क्लास 10th में, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड, हमने करंट का यूज करके चार्ज को वर्क डन करवाएं, तो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इफेक्ट, वर्क डन के टर्म्स में हम करंट को मेजर कर सकते हैं। थर्ड, जिस मेथड से हम करंट को मेजर कर सकते हैं दैट विल बी द मैग्नेटिक मेथड, जो हम लोगों ने अभी मैग्नेटिज्म में भी देखा कि करंट को मेजर करने का अगला मेथड क्या है, तो मैग्नेटिक मेथड। एंड द लास्ट वन, करंट को मेजर करने का हम एक और अप्रोच जानते हैं, दैट इज चार्जिंग मेथड। हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज किया था। तो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर मेजरिंग द there are different method to gain knowledge about current using their effective method, using their effects. So अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट में हमने कहा कि हमारे पास हमने एक कंटेनर में, लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंटेनर, और उस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर ली। सिंस इट हैज सम फिक्स वैल्यू ऑफ मास, सो इट हैज़ अ मास, इसका मास होगा, और क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C होगी। सो अगर हम इसमें से AC और DC अगर पास करवा दें तो हम देखेंगे कि ये वाटर अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगा। तो हमने कहा कि हमने जैसे ही इससे AC और DC पास करवाया, जैसे हमने ये इधर AC और DC लगा के इससे पास करवाया, हमने देखा कि ये पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो हम कह सकते हैं यूजिंग द इफेक्ट ऑफ हीट वी कैन गेन द नॉलेज ऑफ करंट। ठीक है, हमें ये मालूम है कि अगर यहाँ पे हम करंट पास करवाते हैं तो करंट पास करवाने के कारण, क्योंकि इससे अगर करंट पास होगा, सो द वैल्यू ऑफ करंट पासेस विल गिव्स द वैल्यू ऑफ हीट, एंड दिस हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो कितने टाइम के लिए हम लोगों ने हीट इससे पास करवाई, और इस इक्वेशन को mc डेल्टा t से रिलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ वाटर हमें मालूम होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम होगी, चेंज इन टेम्परेचर मालूम होगा, रेजिस्टेंस भी, और कितने टाइम के लिए हमने उसे पास किया, इसका यूज करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द वे टू मेजर द इफेक्ट ऑफ टू मेजर द करंट यूजिंग इट्स इफेक्ट। सेकंड जो हम अप्रोच जानते हैं वो अप्रोच ये है कि जैसे हमारे पास फैन का कॉइल है, ये कॉइल है और इसे हमें रोटेट करवाना है। यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी है बच्चों कि अगर हम हीटिंग इफेक्ट में देखें तो अगर हम DC सप्लाई दे रहे हैं तो इट विल गिव्स अ कांस्टेंट पावर सोर्स। हमारे T टाइम में करंट जो पास होगा दैट करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो हम T टाइम में कितना करंट पास हुआ है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर यहाँ पे हम AC सोर्स लगा के इस पानी को गर्म करना चाहते हैं तो हम देखेंगे क्या कि उसी T टाइम में, जितने T टाइम में हमारी DC ने इस पानी को एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर तक गर्म किया था, अगर हम AC भी इस सर्किट से पास करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि बाय पासिंग अल्टरनेटिंग सोर्स द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वाटर एट सेम टेम्परेचर दैट वाज बाय DC विल बी सेम।
सो ऐसे कंडीशन पे अगर हम कहें कि हमने इससे डीसी पास करवाया टी टाइम के लिए और इसने पानी को हीट कर लिया 10 जूल, तो इससे जो करंट पास हुआ है दैट करंट इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हमें मालूम हो सकती है। सिमिलरली अगर हम इसी बात से जिसमें पानी रखा हुआ है उसको फिर से उसमें हम एसी पास करवाते हैं और उसी टाइम के लिए जिस टाइम के लिए डीसी पास करवाया था, और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हीट जितना हीट 100 जूल से अगर डीसी ने इसको टी टाइम में हीट किया था तो यहाँ पे इसमें भी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 100 जूल ही होगी उसी टी टाइम में, बट इसकी वैल्यू वेरी हो रही है। तो हम कहेंगे यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि हमने इससे क्या पास करवाया, हमने इससे पहले डीसी पास करवाया। जब डीसी पास करवाया तो हम ये ऑब्जर्व किए कि 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है किसी लेट कंसिडर कर लें 100 सेकेंड में। 100 सेकेंड में 100 जूल डीसी से 100 जूल एनर्जी वाटर को मिल गया। नाउ अब हम ये सोचे कि यहाँ से 100 जूल भी मिल गया है, 100 सेकेंड के लिए करंट को पास करवाए हैं, रेजिस्टेंस हमें मालूम है, ऐसे कंडीशन पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें एंड दैट करंट इज ऑलवेज कम्स टू बी कांस्टेंट, वो हमें मिल गया। सो हमने पाया क्या कि करंट क्या है, करंट थ्रू डीसी इस इक्वेशन से हम पता कर लिए। नाउ अब अगर हम इससे एसी पास करवा दें, यहाँ पे हम डीसी सोर्स पहले लगा के रखे थे, अब हम क्या करें वहाँ पे एसी सोर्स लगा दें। तो एसी सोर्स लगाने के बाद अगर हम फिर से 100 सेकेंड के लिए ही हम एसी सोर्स पास करवाएं तो हम ऑब्जर्व करेंगे इट विल गिव्स 100 जूल ऑफ एनर्जी टू वाटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बाय इक्वेशन अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एसी की करंट की वैल्यू वही मिलेगी जो डीसी की मिल रही थी। सो हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि द वैल्यू ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एसी एज द सोर्स ऑफ एसी और डीसी इज कांस्टेंट और वेरिएबल। सो इसके इफेक्ट से हमने ये जाना कि अगर हम इफेक्ट की बेसिस पे देखें तो डीसी सोर्स वही इफेक्ट क्रिएट करता है जितना एसी सोर्स क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ करंट ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ करंट ऑफ एसी। सो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इफेक्ट सेम होता है, मान लो हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे बेनिफिट ले लें, और बेनिफिट हीटिंग इफेक्ट में हमें इस पानी को गर्म करना था, हमें इस पानी को 100 जूल से गर्म करना था। हमने देखा कि 100 सेकेंड के लिए हमने डीसी पास करवाई और ये 100 जूल से गर्म हो गया। देयर आफ्टर हमने उससे 100 एसी पास करवाई और वो भी 100 सेकेंड के लिए पास करवाई, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट प्रोड्यूस हुई है वो 100 जूल का है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो करंट एसी ने दिया था वही करंट डीसी भी देगा। तो हम डीसी के मेजरमेंट के बेसिस पे एसी की मेजरमेंट को कर सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय इफेक्टिव मेथड इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने हीट के टर्म्स में डिस्कस किया। नाउ अब अगर हम डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक कॉइल है, फैन का कॉइल है, जिसमें हमने पहले डीसी लगाया। तो ये हमने कह लिया कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लेड, थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज अ कॉइल विच हैव, डायग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा कॉइल है और इस कॉइल में मैंने डीसी सप्लाई करी। अगर डीसी सप्लाई करेंगे तो ये फैन को एक कांस्टेंट टेम्परेचर करंट मिलेगा और उस कांस्टेंट करंट के कारण ये घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे ये हम कह लें कि ये हमारे फ़ैन के 4 ब्लेड थे और इन 4 ब्लेड पे करंट, डीसी करंट ने कांस्टेंट फोर्स लगाया और ये घूमना शुरू कर दिया। तो हम कहेंगे बाय कांस्टेंट एक्शन ऑफ करंट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। और ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इन अ गिवन टाइम इट विल कंप्लीट इट्स 1 साइकिल। टी टाइम में इसने कितना कंप्लीट कर लिया? 1 साइकिल। सो 1 साइकिल कंप्लीट करने में इसने जो टाइम लिया है वो टी सेकेंड लिया है, और हमने जो करंट पास करवाई है वो डीसी पास करवाई है। डीसी कांस्टेंट सप्लाई देता है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे एसी सप्लाई दें तो हम देखेंगे कि व्हेन वी सप्लाई एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स सप्लाई करेंगे तो हमारा करंट जो है वो चेंज होता जा रहा है। कभी करंट ज़्यादा, कभी करंट कम। मान लिया जाए इनिशियली इसके ऊपर करंट की वैल्यू 0 लगी तो यहाँ पे
जीरो करंट। जैसे ही जीरो करंट के बाद अगला वैल्यू क्या आया, हमने कहा कि नेक्स्ट द करंट विल बी 4। अब 4 करंट मिलने के कारण ये रोटेट कर गया, अगला कॉइल यहाँ आया, उसके ऊपर उसने वैल्यू लगा दी 10, फिर मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जो आया उसके और ऊपर फिर से 4 लगा दिया, वो भी घुमा दिया। ऐसे कंडीशन पे लास्टली फिर 1 0 हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये जो कॉइल है, पहले क्या था, इन सारे कॉइल्स पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो ये इसको घुमाते हुए जा रहे थे। अब हम लोगों ने देखा कि इसके ऊपर इसने जो फोर्स लगाया, ये फोर्स कुछ इस तरह का है कि पहले 0, देन 4, देन 10, देन 4, देन 0। ऐसे कंडीशन पे अब अगर अलग अलग करंट मिलेगा तो इसकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। सो जब 0 वेलोसिटी मिला तो ये खड़ा रहा, जब 4 इसे मिला तो ये इतना घूम गया, देन जब 10 मिला तो ये पूरा घूम गया, देन जब फिर से 4 मिला तो थोड़ा सा घुमा और 0 पे। तो हम लोगों ने देखा कि इसको अलग अलग करंट मिलने के कारण वेलोसिटी अलग अलग भले हो रही है, बट इट विल कंप्लीट द होल साइकिल इन द सेम टाइम एज बाई डीसी। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि करंट को मेजर करने के लिए उसका इफेक्टिव मेथड दैट इज वर्क डन यूज़ किया, और वर्क डन में भी हम लोगों ने पाया कि उस काम को कंप्लीट करने में जितना काम डीसी टाइम में, जितना टाइम में डीसी वो काम कंप्लीट कर दे रहा है, उतनी ही टाइम में एसी भी कंप्लीट कर दे रहा है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल्स टू डीसी। देयर आफ्टर अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में भी हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि हाउ टू मेजर करंट यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम लोगों ने पाया, अभी हम लोग मैग्नेटिक इक्वेशन में देखे थे कि अगर हमारे पास 2 कंडक्टर हों और उन दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो और दोनों कंडक्टर से हम 1 एम्पियर का करंट पास करवा दे, सो इट विल exerts force and that force is considered to be magnetic force and the value of force is equals to 2 into 10 raised to the power -7 न्यूटन। इतना फोर्स पर मीटर लगा रहे थे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 2 वायर हैं, दोनों को हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर लिया और दोनों को हम लोगों ने यूनिट सेपरेशन पे रख दिया है, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर एम्पियर करंट पर मीटर करंट फोर्स लगाना शुरू करते हैं, सो उन वायर से जो करंट पास हुई है वो 1 एम्पियर है। यहाँ से हम लोगों ने एम्पियर करंट 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बनाई थी। एंड द लास्ट इफेक्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं कि वो इफेक्ट है चार्जिंग। चार्जिंग का इफेक्ट मीन्स कैपेसिटर को चार्ज करना। तो हम देखेंगे किसी टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर को मिला, तो ऐसे कंडीशन पे क्यू और टी के नॉलेज से हम लोगों ने कितना करंट पास करवाया इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये जाने यहाँ से कि करंट का जो सोर्स है वो डीसी हो या एसी, अगर हम इफेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों में इफेक्ट हमारा सेम मिल रहा है। तो इस इफेक्ट के बेसिस पे, इस इफेक्टिव मेथड जिसमें हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट, वर्किंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और चार्जिंग इफेक्ट देखा, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से कंपेयर करके इसकी वैल्यू को डिफाइन करना चाहें। अब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों? तो हम कहेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन में, इस दोनों ग्राफ में देखेंगे तो हमारे पास डीसी की वैल्यू तो हमें मालूम है। किसी काम को करवाने में, मान लिया जाए एक काम को करवाने में हमने डीसी भी पास करी और एसी भी पास करी। डीसी पास किए तो डीसी की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल गई, हमें मालूम चला कि डीसी कितना है। बट जब एसी पास किए तो वो पूरे टाइम में, उतने टाइम में उसने अपनी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग रखी है। सो ऐसे कंडीशन पे एसी को मेज़र कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे अभी हम कहें पहले उसकी वैल्यू 0 थी, फिर 10 एम्पियर हुई, फिर 0, फिर -10, फिर 0, व्हाट विल बी द टोटल करंट? तो हम कहेंगे 10 + -10 विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से करंट की वैल्यू अगर होल साइकिल में देखा जाए तो 0 मिल रहा था। ऐसे कंडीशन पे हम ये सोचे कि एक काम करते हैं, इसके इफेक्ट के बेसिस पे हम करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को और डायरेक्ट करंट के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम इस अल्टरनेटिंग करंट को अगर स्टडी करें तो हम पाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल विल बी कम्स आउट टू बी 0। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट AC करंट इन कंप्लीट साइकिल विल बी 0।
तो अगर कंप्लीट साइकिल में 0 है तो हम इसे फिर कैसे मेज़र करें? तो इसको मेज़र करने के लिए हमने सीखा कि एक काम करा जाए कि अगर कंप्लीट साइकिल में वैल्यू 0 है तो ये कैसे हमने कंप्लीट साइकिल में वैल्यू 0 बताया बच्चों? तो हम कहेंगे पहले यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर मैक्सिमम, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे माइनस मैक्सिमम एंड देन फिर 0, और इसका हम लोगों ने एवरेज निकाला और एवरेज वैल्यू हमें क्या मिली? तो एवरेज वैल्यू हमें मिली है 0। तो हम ये कह सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज AC, यहाँ पे नोट करते हैं एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल विल बी 0। तो अभी हमें ये जानना है कि हम इस करंट की एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी हम लोगों ने करंट को ये जाना कि DC का रिलेशन AC से इस्टेब्लिश करके हम इफेक्ट के बेसिस पे करंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो हमें जो पहला करंट को पढ़ने का तरीका है वो ये है कि कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ I इन AC। सो अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन AC कैलकुलेट करना है तो हम देखते हैं कि इन AC पूरे कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 0, जिसे मैं ऊपर लिख रखा हूँ। तो अब फिर इसे कैसे कैलकुलेट करा जाए? अब देखा जाए तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर हम इफेक्ट का यूज़ करें बच्चों तो बाय इफेक्टिव मेथड हम ये समझ पाएंगे कि मान लिया जाए हमने 2 कैपेसिटर लिया, दिस इज़ कैपेसिटर 1, एक कैपेसिटर ले लेते हैं और इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। AC का यूज़ करके हम इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं। कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज देना। तो मान लिया जाए कि अब हम अगर इसको चार्ज देना चाहते हैं तो हम कहेंगे चार्ज देने के लिए अगर हम इसमें वोल्टेज की सप्लाई देंगे तो V इज इक्वल्स टू Q बाई क्या होगा? C, विच इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। सो बाई AC, अगर हम AC सप्लाई देते हैं इस कैपेसिटर को तो हम देखेंगे V इज इक्वल्स टू Q बाई T। सो अगर Q को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q बाई T। सो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन C। सो अगर देखा जाए बच्चों तो इन कंप्लीट साइकिल T की वैल्यू जब हम लोगों ने पूरा रखा तो करंट कितना हो गया? 0। तो ये होने का मतलब क्या कि जब भी यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का टाइम T है और इस पॉइंट को हम T बाई 2 रख लें, तो अभी जब अल्टरनेटिंग करंट हम सप्लाई करेंगे तो एज द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई टू दिस कैपेसिटर फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी कैसी होगी? तो हम कहेंगे लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A टू B। सो इसके ऊपर चार्ज आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही अब ये जो चार्ज आएंगे तो धीरे 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 चार्ज के फ्लो का रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज के फ्लो का रेट बढ़ेगा। तो पहले करंट 0 थी तो चार्ज 0 था, जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया इसके ऊपर चार्ज स्टोर होने का रेट बढ़ता गया। और जैसे T/2 टाइम हुआ उसके बाद हम देखेंगे T/2 टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऐसे कंडीशन पे जितना भी चार्ज उसके ऊपर आया था वो सारे के सारे चार्ज फिर से बैक हो जाएंगे। सो हमारा कैपेसिटर इन AC चार्ज नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये जानेंगे। वी कैनॉट चार्ज कैपेसिटर बाई AC का यूज़ करके हम कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते। सो अब हम ये सोचे कि एक काम करते हैं कि पूरे कंप्लीट साइकिल में अगर ये करंट 0 मिल जा रहा है इसके कारण हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है, तो फॉर T टाइम I विल बी 0, सो द वोल्टेज सप्लाई विल बी 0। ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे कैपेसिटर हमारा चार्ज प्रैक्टिकली नहीं हुआ। सो क्या हमें इफेक्ट मिला?
तो हम कहेंगे नहीं, हमने तो इफेक्ट देखा ही नहीं, हम कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे थे, बट उस कैपेसिटर के ऊपर फाइनली हम आफ्टर टी टाइम देखे वन कंप्लीट साइकिल होने के बाद, हम अल्टरनेटिंग करंट के वन कंप्लीट साइकिल को होने के बाद देखे कि उसके ऊपर नेट चार्ज क्या था, 0। सो अब हम ये सोचने लगे कि एक काम करते हैं, फिर हम डीसी को इससे t/2 टाइम तक के लिए करंट को पास करते हैं। नाउ जब t/2 टाइम तक के लिए करंट को पास करवाया तो हम लोगों ने पाया इट विल इक्वल्स टू I t/2 अपॉन C। अब हम कैपेसिटर को चार्ज देखने लगे तो हमने देखा कि लेट इस कैपेसिटर के ऊपर 100 कूलम का चार्ज आ गया, कितने टाइम में, t/2 टाइम में। अब ये टाइम हमें कैलकुलेट करना मुश्किल था क्योंकि टाइम की वैल्यू तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, तो वो t/2 टाइम क्यों ना हो, हाफ साइकिल क्यों ना हो, करंट की वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज हुई है, इसलिए हम बाय यूजिंग alternating current supply in this capacitor we cannot be able to measure alternating current। So अब हम कहें कि हम ये पहले जान चुके हैं कि by effect of AC is equals to effect of DC, तो अगर हम by DC देखना चाहें तो DC में हम लोगों ने एक बैटरी को कैपेसिटर से लगाया और जैसे ही हम बैटरी को कैपेसिटर से लगा के t/2 टाइम के लिए करंट पास करवाएं तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर भी 100 कूलम का चार्ज आ गया। ठीक है, फिर से बताना है कि हमने पहले जब वोल्टेज AC वोल्टेज सप्लाई करी थी इस कैपेसिटर के पास तो कंप्लीट साइकिल में चार्ज 0 हो जा रहा था, तो हम लोगों ने हाफ साइकिल में देखा, हाफ साइकिल मीन्स t/2 टाइम में देखा, और लेट t/2 टाइम में इस कैपेसिटर के ऊपर 100 कूलम का चार्ज आ गया। तो कैपेसिटर को AC से चार्ज करे और t/2 टाइम में चार्ज किए, हाफ साइकिल में चार्ज किए, तो कितना चार्ज मिल रहा है, 100 कूलम का कंसीडर कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं इफेक्ट ऑफ DC इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ AC। सो अगर हम DC से 100 कूलम चार्ज पास करवाना चाहते हैं तो हम देखेंगे 100 कूलम चार्ज को t/2 टाइम में पास करवाने में जितना करंट लगेगा वो हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग दिस विथ दिस हम ये नॉलेज गेन्स कर सकते हैं कि जो भी करंट 100 कूलम कैपेसिटर को 100 कूलम का चार्ज देने में t/2 टाइम में करंट DC का फ्लो हुआ है, उतना ही करंट AC का हुआ होगा, तभी तो इफेक्ट सेम है। सो बाय कंपेयरिंग दिस टू कॉन्सेप्ट हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कैलकुलेट करें। अब यहाँ क्वेश्चन है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कैलकुलेट करना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे करंट का फॉर्मूला होता है द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू Q/T, I इज इक्वल्स टू Q/T होता है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, तो T के जगह पे क्या रख लेना है, स्मॉल t के जगह पे कैपिटल T, इन कंप्लीट साइकिल विल बी कैपिटल T। और हम जब कंप्लीट साइकिल देख रहे थे तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा था वो 0 आ रहा था, जिसलिए हमारे पास एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल था। सो हम लोगों ने ये लिख लिया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल विद 0। तो हम लोगों ने दूसरा एवरेज फिर यूज़ किया कि हमने हाफ साइकिल में मेज़र किया। तो अब हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल को मेज़र करने के लिए टाइम की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, t/2। सो हम देखते हैं कि हाउ टू मेज़र द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड हाउ इट इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड यूजिंग DC सोर्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला पाया, टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट we require time to be t/2। सो अब अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ AC चाहिए तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC के लिए टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, t/2, एंड टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए इस t/2 टाइम में जो एरिया आया है उसे निकाल ले। तो हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू एरिया अंडर हाफ पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, जो भी पॉजिटिव हाफ ले या नेगेटिव हाफ ले, हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय t/2। तो एवरेज एरिया अंडर पॉजिटिव और हाफ पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल के निकालने के लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है करंट में कि अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q को कैलकुलेट करने के, अगर हमें Q को कैलकुलेट करना है बच्चों तो Q को दैट इज टोटल चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया। और एरिया कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है,
एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेशन किसका, आई का, किसके साथ, टाइम के साथ, छोटे छोटे, जैसे ये हम कह लें कि दिस विल बी द हाफ साइकिल। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे टाइम था t/2। लेट हम यहाँ पे छोटा सा एरिया लेना चाहते हैं। अब इस छोटे से एरिया के लिए यहाँ का जो टाइम होगा, देखा जाए यहाँ से यहाँ तक t/2 टाइम है, और इस t/2 टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक टाइम कितना हो जाएगा, dt 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 dt, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम टाइम को डिवाइड कर ले। अब उस t टाइम के लिए जो i की वैल्यू है उसे हमने सॉल्व कर लिया। तो आई डी टी प्लस आई डी टी प्लस आई डी टी प्लस आई डी टी सबका समेशन करेंगे तो ऐसे डी टी कितने पार्ट्स में हैं, तो हम कहेंगे डी टी हमारे इन्फानाइट पार्ट में है। और इन्फानाइट पार्ट के लिए हम क्या यूज़ करके हैं समेशन करने के लिए, तो कैलकुलस यूज़ करते हैं। सो अगर हमें इस हाफ साइकिल का एरिया कैलकुलेट करना है तो एक स्मॉल करंट जब कांस्टेंट था किसी डी टी टाइम के लिए तो उसे लेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो फॉर अ कंप्लीट नहीं, हाफ साइकिल के लिए, डिवाइडेड बाय नीचे हम लोगों ने पहले से t/2 पाया है, टाइम कितना है t/2। अब देखा जाए यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t/2, तो हम चाहें इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखना बच्चों कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2 आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 डी टी। सो डी टी का इंटीग्रेशन t/2 से हमें क्या मिला, हाफ साइकिल, जो मैं ऊपर लिख रखा हूँ। सो अब अगर हम देखें अल्टरनेटिंग करंट का किसी t टाइम में वैल्यू कितनी थी, तो हम लोग पहले लिख रखे हैं दैट विल बी I0 साइन ओमेगा टी डी टी। यही तो पाया है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से t/2 के बीच में एंड डिवाइडेड बाई t/2। ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में I0 इज़ अ कांस्टेंट, तो हम I0 को बाहर निकाल लें। सो I0 हम बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, और t/2 तो आएगा ही। नाउ हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 से t/2 के बीच में। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आई एवरेज इक्वल्स टू I0 बाई t/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, एंड साइन का इंटीग्रेशन हमारा क्या है, माइनस कॉस, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। सो एवरेज वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू I0 t/2 को 2t इंटू ओमेगा। एक बार हमें क्या पुट करना है, माइनस कॉस ओमेगा, टी के जगह पे t/2, और एक बार हमें क्या पुट करना है, माइनस ऑफ माइनस कॉस ओमेगा एंड देयर आफ्टर टी के जगह पे 0। सो हम यहाँ से देखेंगे दिस विल इक्वल्स टू 2I0 अपॉन टी विल बी टी, और ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने पाया है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। सो 2π/t रखा जाए तो 2π/t। सो दिस t will cancel out, this 2 will cancel out, the whole equation is comes out to be I0 by pi. So it will equals to I0 by pi. And now what will be the value of omega t/2? So हम देखें ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है, 2π/t, एंड साथ में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, t/2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा t/2, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व होके क्या आया, माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस, और दिस विल इक्वल्स टू कॉस 0। सो cos pi is equals to -1, so it will comes to be +1, और यहाँ से +1। तो सॉल्व होने के बाद पूरा I एवरेज की वैल्यू क्या मिली है, सो I एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0 बाई पाई, और जिसको हम रख सकते हैं 2I0 बाई पाई की वैल्यू
0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कम्स आउट टू बी इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल इज कम्स आउट टू बी 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। एंड व्हाट इज दिस आई नॉट? इट इज़ अ मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पाया कि अगर हमें एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ किए, हम हाफ साइकिल में कैलकुलेट करें। अगर हम कंप्लीट साइकिल में कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज वैल्यू तो वो हमारा क्या आएगा, 0। सो हम लोगों ने ये पाया द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल will equals to 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, दिस विल इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, और अगर एवरेज वैल्यू हमारा ये आया है और एवरेज वैल्यू में आर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कहेंगे आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई आई नॉट। अगर हम इधर भी r से मल्टीप्लाई कर ले और इधर भी r से मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू i इंटू आर इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू आई आर। सो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये हम लोगों ने एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो एवरेज वैल्यू के कैलकुलेशन से हम लोगों ने क्या पाया कि एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल इज कम्स आउट टू बी 0, बट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू इन हाफ साइकिल। तो हम हाफ साइकिल के टर्म्स में हम करंट को मेजर करना शुरू करें, अल्टरनेटिंग करंट को के एवरेज वैल्यू को हम लोग मेजर करना शुरू करें। नाउ अब हम देखेंगे एक और तरीका है हमारे अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने का, और वो तरीका है रूट मीन स्क्वायर मेथड, RMS वैल्यू। तो हम अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट RMS वैल्यू एंड व्हाट विल बी द वैल्यू कम्स आउट टू बी फॉर RMS। अब हम ये एक और चीज़ जान लें बच्चों कि इस एवरेज वैल्यू को हम रेक्टिफाइड वैल्यू भी कहते हैं, रेक्टिफाइड वैल्यू ऑफ AC, रेक्टिफाइड वैल्यू। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन होता है व्हाट विल बी द रेक्टिफाइड वैल्यू ऑफ AC, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, नॉट इन कंप्लीट साइकिल। ठीक है।